नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। इन बच्चों, भूगोल विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत भौतिक पर्यावरण के अध्याय 4 जलवायु का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जलवायु के अर्थ को समझें। तो जलवायु के अर्थ को समझने के पहले हमें मौसम का अर्थ समझना होगा। यदि मैं ये कहूँ कि आज का मौसम बहुत सुहावना है, तो यह मौसम है, क्योंकि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। वह बदल भी सकता है, कम समय में बिगड़ भी सकता है। मौसम हो सकता है शाम तक बारिश ना हो रही हो और अचानक बारिश हो सकती है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि मुझे मसूरी घूमने जाना है और मसूरी जाने का मैंने प्लान किया है गर्मी की छुट्टियों में, तो यह मसूरी की जलवायु की विशेषताओं को दर्शाता है। क्योंकि मसूरी एक हिल स्टेशन है और वहाँ पर उष्ण मौसम नहीं रहता है, तो गर्मी की छुट्टियों में लोग मसूरी जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। औसत वायुमंडलीय दशाओं यानी तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के आधार पर विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आपने भौतिक भूगोल में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। मौसम एक क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन अवस्था है। जलवायु के कारक जैसे तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं वेग आदि के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न जलवायु दशाओं के समानता वाले प्रदेशों को जलवायु प्रदेश कहते हैं। कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार तापमान और वर्षा हैं और इन दोनों के भी 2 मानक हैं, एक मासिक और दूसरा वार्षिक। ये दोनों आधार वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो चलिए कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु विभाग को समझें। हम धरातल पर कई विभिन्नताएं देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ आदि। ये विभिन्नताएं धरातल तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण वायुमंडल में विस्तृत हैं और इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर भारत को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। मानचित्र स्क्रीन पर जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, उसमें कैपिटल ई एक लेटर दिखाई दे रहा है। ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश को इंगित करता है। ई जलवायु प्रदेश को महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ उष्ण रहित जलवायु पाई जाती है। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, अर्थात यहाँ बर्फ जमी रहती है, ध्रुवीय जलवायु है। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कैपिटल बी। जगह की कमी होने के कारण केवल कैपिटल बी लिखा है। BWHW प्रकार की जलवायु शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु को इंगित करती है। इस जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है। अब नीचे देखें, AW, A कैपिटल, W स्मॉल लेटर में है। AW जलवायु प्रदेश
उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु क्षेत्र कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है और वर्षा ग्रीष्मकालीन होती है। AW जलवायु प्रदेश का विस्तार 5 अंश से 20 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में है। ग्रीष्मकालीन वर्षा से तात्पर्य है जो गर्मी के साथ जो वर्षा होती है, गर्मी के बाद मई जून में जो बारिश होती है जून में, उसको ग्रीष्मकालीन वर्षा बोला जाता है। शुष्क शीत ऋतु अर्थात हम देखते हैं कि जब ठंड आती है तो हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, उसी को उससे हमें शुष्क शीत ऋतु को समझना चाहिए। आगे स्क्रीन पर देखें BSHW, यहाँ B और S कैपिटल लेटर्स हैं, HW स्मॉल लेटर्स हैं। अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW है। शीत ऋतु यहाँ शुष्क होती है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और BSHW जलवायु प्रदेश में भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है और भारत में इस जलवायु के 2 क्षेत्र हैं। इसके बाद देखें कैपिटल A और स्मॉल s। AS जलवायु शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसूनी जलवायु क्षेत्र कहते हैं। यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी है आपने कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। CWG, यहाँ C कैपिटल लेटर है, WG स्मॉल लेटर्स हैं। आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, इसे भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहते हैं। यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है और वर्षा ग्रीष्मकालीन होती है। DFC, D कैपिटल लेटर है, FC स्मॉल लेटर है। आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु DFC के द्वारा इंगित की जाती है। औसत वार्षिक तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है। शुष्क माह में 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस प्रदेश में होती है। सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। AMW कैपिटल A स्मॉल m स्मॉल w। AMW आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र को इंगित करता है। इसे मानसूनी जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वर्ष के प्रत्येक माह में होता है। यहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, अर्थात शीत ऋतु का अभाव होता है और AMW जलवायु प्रदेश का विस्तार 5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में होता है। अब हम विभिन्न जलवायु प्रदेश के विस्तार को देखें। ई जलवायु जो कि ध्रुवीय जलवायु है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जलवायु प्रदेश हमारे देश के किन राज्यों में आते हैं। BWHW ये जो गर्म मरुस्थल जो है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। फिर BSHW यह अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में आती है। AMW जलवायु गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में विस्तृत है। AS जलवायु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। DFC जलवायु अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है।
AW जलवायु कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकतर भाग में विस्तृत है। तो ये थे विभिन्न जलवायु प्रदेशों के राज्यवार विस्तार। अब आगे हम पढ़ेंगे मानसूनी जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत की जलवायु में अनेक विभिन्नताएं हैं। कहीं तापमान की अधिकता तो कहीं शुष्कता है। राजस्थान में चूरू जिले में 50 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान जून का होता है। वहीं जून के उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वहीं हम देखें कि द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है गिर जाता है और उसी दिन चेन्नई में 22 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान रहता है। इसी तरह हम देखें कि तिरुवनंतपुरम में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान थार के मरुस्थल में होता है और वहीं रात में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो यह तापमान की भिन्नता विभिन्न जलवायु प्रदेशों को इंगित करती है। तापमान के साथ ही हम वर्षा को देखें तो जैसलमेर में 10 वर्षों में उतनी वर्षा नहीं हो पाती जितनी मेघालय राज्य में मासिनराम क्षेत्र में एक दिन में बारिश होती है। यहाँ पर जो है देश की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है यह क्षेत्र। हम यहाँ देखें गंगा का डेल्टा और उड़ीसा के कुछ भाग में उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में हर तीसरे चौथे दिन प्रचंड तूफान आते हैं बारिश के मौसम में। लेकिन तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वह इस समय शुष्क रहता है, शांत रहता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जबकि यह उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में महज 1000 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। इतना अधिक अंतर क्यों कि 1000 किलोमीटर दूरी के बाद उस संबंधित क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, जबकि उसी समय गंगा का डेल्टा, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र में भयंकर तूफान आते हैं। तो इतने अधिक अंतर क्यों? तो चलिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि तापमान और वर्षा में इतना अधिक अंतर क्यों है। पहला जो कारक है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी है, जिसमें अक्षांश, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई और उच्चावच शामिल हैं। अक्षांश ग्लोब पर काल्पनिक आड़ी रेखाएं हैं। अभी आपको इतना ही पता होगा, लेकिन अक्षांश जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट है और इस निकट होने के कारण सारा साल ऊंचा तापमान होता है और दैनिक और वार्षिक तापांतर जो रहता है कम रहता है भूमध्य रेखा के निकट। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तापमान और वार्षिक तापांतर प्राप्त करता है और यहाँ की जलवायु विषम होती है, क्योंकि यह क्षेत्र भूमध्य रेखा से दूर होता है। इसलिए यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा का दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और यहाँ दैनिक
और वार्षिक तापांतर कम होता है। उच्चावच। अब यह हिमालय पर्वत में देखें हम, उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। आपने यह पढ़ा है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से हिमालय पर्वत ही रोकता है या ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करता है। इसके साथ ही हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के कारण भी बनता है। जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, 3 ओर से भारत जो है जल से घिरा हुआ है। और जल की विशेषता होती है कि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। यही भिन्नता होने के कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता के कारण ही मानसूनी पवनों का विक्रमण होता है, क्योंकि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चला करती हैं। समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी से आशय यह है कि जो स्थान समुद्र तट से दूर स्थित होते हैं वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, और जो समुद्र के निकट स्थित होते हैं, समुद्र के नज़दीक होते हैं, वहाँ सम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि भारत के अंदरूनी भागों में, जैसे हम देखें दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ठंड में उतनी ही अधिक ठंड। जबकि हम देखें मुंबई, चेन्नई जो है, गोवा, यहाँ पर मौसम प्रायः जो रहता है ना बहुत अधिक गर्मी रहती है ना बहुत अधिक ठंड रहती है। तो भारत के जो है समुद्र से दूर स्थित जो क्षेत्र हैं वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। इसमें आप दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, अमृतसर, आगरा का उदाहरण ले सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ ही तापमान ऊपर की तरफ घटता जाता है और वायु भी विरल होती चली जाती है। वायु धरातल के समीप जो रहती है वो सघन रहती है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर वायु विरल होती चली जाती है। और यदि हम इसको इस तरीके से उदाहरण समझ सकते हैं कि आगरा और दार्जिलिंग जो हैं वो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं दार्जिलिंग में जनवरी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे यही कारण है, समुद्र तल से ऊंचाई। आगरा और दार्जिलिंग दोनों ही 27 अंश 18 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 अंश 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं, और एक ही अक्षांश देशांतर जो है स्थिति होने के बावजूद जो है दार्जिलिंग में मौसम ठंडा रहता है और आगरा में ऐसा नहीं। उसका कारण है कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में आता है और आगरा मैदानी इलाकों में आता है। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है तापमान में अंतर आता जाता है, और इसी तापमान के अंतर आने के कारण जलवायु प्रभावित होती है। उच्चावच में देखें हम, उच्चावच से मतलब है धरातल की ऊंचाइयां और नीचाइयां। कहाँ पे धरातल पर्वत पठार के समान ऊंचा है, कहाँ पठार, उसको ही हम उच्चावच कहते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप या उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, ढाल की मात्रा तथा वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट जो हैं के ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट से लगा
दक्षिणी पठार जो है पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। आपने इसको इस चित्र में इस तरीके से समझ सकते हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं आर्द्रता से भरी होती हैं और जैसे ही वो स्थल से टकराती हैं तो अब जो है वहाँ वो बारिश कर देती हैं। फिर वो पहाड़ पर्वत के जब दूसरे ढाल पर नीचे की तरफ उतरती हैं तो वो शुष्क हो जाती हैं और वहाँ वो क्षेत्र जो है वो शुष्क प्रदेश हो जाता है और जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश आपने पहले भी पढ़ा है कि पर्वत के जो एक ढाल पर तो बारिश होती है, लेकिन जैसे ही पवन जो है पर्वत से नीचे उतरती है वहाँ पर जो है शुष्क होने के कारण वह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। अब है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसमें वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, जो धरातल से लगे हुए पवने हैं उसके कारण। दूसरा है ऊपरी वायु परिसंचरण। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन तीनों ही कारकों को हमें मौसम ऋतु के आधार पर समझना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी स्थिति अलग होती है और शीत ऋतु में इनकी स्थिति अलग होती है। अतः हम पहले शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को समझेंगे। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर H है वो हाई प्रेशर को इंगित करता है, अर्थात उच्च वायुदाब को H से शो किया गया है, और जहाँ आपको L दिखाई दे रहा है वह न्यून वायुदाब को इंगित करता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में, अर्थात हम यहाँ देखें मध्य एवं पश्चिमी एशिया में, तो हिमालय के आप देखें उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। आप इस चित्र से समझ सकते हैं। उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने धरातली पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। हमें इसको अच्छे से समझने के लिए पहले जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम को समझना होगा। तो हम जेट स्ट्रीम को समझें। जेट स्ट्रीम वे पवनें होती हैं जो कि क्षोभ सीमा के निकट चलती हैं। धरातल से चलने वाली लगभग 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। धरातल से 9 से 13 किलोमीटर के बीच, जो कि क्षोभ सीमा के निकट का भाग आता है, बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली जो प्रवाह को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह। और यह प्रवाह ही भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के लिए मुख्य कारण माना गया है। जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिमी उपोष्ण जेट प्रवाह भी कहा जाता है, और शीत ऋतु में जो मानसून आता है, जो बारिश होती है, उसके लिए उत्तरदायी माना गया है। और यदि हम देखें तो जेट स्ट्रीम 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 35 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में प्रवाहित होता है। और ये जो है, इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, जेट स्ट्रीम में इसकी अधिकतम गति जो रहती है वो 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि निम्न वायुमंडलीय मौसम को प्रभावित करती है।
शीतकालीन मानसून का संबंध शीतोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम से है और इसको हम मानचित्र पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ये जेट स्ट्रीम ही है। इसको हम इस तरीके से समझें कि ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय पर्वत के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं और आती कहाँ से हैं ये भी हम देखें कि निचले वायुमंडल के क्षोभमंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायुदाब की भिन्नताओं में कोई इसमें इसकी जो भूमिका नहीं होती, लेकिन मध्य एवं पश्चिम एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली जो पछुआ हवाओं के प्रभाव में होता है और ये पवनें जो रहती हैं वो तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत का पठार इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी जो शाखा है वो हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में 25 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही शाखा जो है दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं और यही महाद्वीपीय जो पवनें हैं उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क की स्थिति कैसी स्थायी नहीं है। और यदि आप इसको ये कहें कि भारत में पश्चिमी जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है वो पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून के लिए उत्तरदायी है, तो यह गलत नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।